दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के साइंस का तीसरा मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू कर देते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न से। देखिएगा क्या कर रहा है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पेयर किस देश से संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड या फिर फ्रांस या फिर नीदरलैंड या फिर भारत। तो दोस्तों वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पेयर जो है ना, ये फ्रांस देश से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है। तो फ्रेंड्स वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों पवनों का देश किसे कहा जाता है, भारत को या फिर फिनलैंड को या फिर डेनमार्क को या फिर अमेरिका को। तो दोस्तों पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये डेनमार्क को पवनों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व में पवन से विद्युत उत्पादन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा विश्व में जो विद्युत उत्पादन किया जाता है ना, डेनमार्क जो है प्रथम स्थान में आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ना, यह एक सदिश राशि होते हैं। और दोस्तों जो सदिश राशि होगा ना, उसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो दोस्तों नाइक्रोम में निकेल एवं क्रोमियम का मिश्रण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि नाइक्रोम तार का उपयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों नाइक्रोम तार का उपयोग विद्युत हीटर या फिर हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये आवेश जो होता है ना, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। तो दोस्तों जूल प्रति कूलम जो है ना, ये किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया ओम के, या फिर वोल्ट के, या फिर एम्पेयर के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ kWh यानी कि किलोवाट आवर के। तो दोस्तों ये जूल कूलम बराबर जो होता है ना, वोल्ट के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना, वोल्ट होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विभव का भी जो एसआई मात्रक होता है ना, वोल्ट होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं जूल प्रति कूलम, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों ये कूलम जो होता है ना, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पेयर होता है, और दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग जो है ना वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग अमीटर कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो आपका वाट होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये वाट को हम लोग जो है ना डब्ल्यू से दिखाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों ये बल का एसआई मात्रक जो है ना न्यूटन होता है, और विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और दोस्तों ये ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं।
देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक होता है, या फिर कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों समतल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है ना, काल्पनिक और सीधा बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 48 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं, और ये जो है ना साइंस का मॉडल पेपर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो को नहीं देखे ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देखने के बाद दोनों वीडियो को बारी बारी से देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि एक मॉडल पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। और दोस्तों सभी प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी सभी मॉडल पेपर से रहेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना, उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। दोस्तों बड़ा प्रतिबिंब जो है ना अवतल दर्पण में बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। इस कंडीशन में जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तभी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा कि हजामती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हजामत बनाने के लिए जो है ना कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण, या फिर समतल दर्पण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों हजामती बनाने के लिए यानी कि हजामत बनाने के लिए जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 93 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो है ना किस लेंस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति जो है ना निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जिस यंत्र से धारा मापा जाता है ना, उसे हम लोग अमीटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न को देख रहे हैं ना, सभी प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों डायनेमो से जो है ना दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डीसी करंट और एसी करंट दोनों धाराएं जो है ना प्राप्त होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि आवेश का मात्रक है। तो दोस्तों आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना, कूलम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये वाट जो है ना किसका एसआई मात्रक है। तो दोस्तों ये वाट जो है ना शक्ति का एसआई मात्रक है। और दोस्तों विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना एम्पियर होता है। और दोस्तों विभव या फिर विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना वोल्ट होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ सौर ऊर्जा। तो दोस्तों ये सोलर एनर्जी जो है ना कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी कि पृथ्वी के अंत के बाद ही जो है ना सोलर एनर्जी समाप्त होगा। इनके अलावे जो कोयले से प्राप्त ऊर्जा होता है ना, दोस्तों कोयले का जो है ना कभी समाप्त होना निश्चित है, एक ना एक दिन समाप्त होगा ही। उसी प्रकार प्राकृतिक गैस से जो प्राप्त ऊर्जा होता है ना, ये भी एक ना एक दिन समाप्त होगा। और नाभिकीय ऊर्जा जो
होता है ये भी एक ना एक दिन समाप्त होगा, लेकिन ये सौर ऊर्जा जो है ना कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन ये करा है कि अधातु होते हुए भी चमकीला है। तो दोस्तों कौन ऐसा पदार्थ है, कौन ऐसा तत्व है जो अधातु होते हुए भी चमकीला है। तो दोस्तों ये आयोडीन एक प्रकार का अधातु है और ये अधातु होते हुए भी जो है ना चमकीला होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है ना 6 होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है, पीबी है, फिर यहाँ पे प्लस CuCl2 टेंस टू PbCl2 प्लस Cu। यह एक प्रकार का जो है ना विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे Pb जो है ना अधिक क्रियाशील तत्व है और यहाँ पे कॉपर जो है ना कम क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पे कॉपर को जो है ना दोस्तों विस्थापित कर देता है, इसीलिए यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ट्रिक के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे A + BC लिखते हैं तो ये रिएक्शंस करके क्या बनाता है, AC + B बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो होगा ना ए क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा। ठीक है, और यहाँ पे बी जो होगा ना कम अभिक्रियाशील तत्व होगा और यहाँ पे बी का जो होगा ना विस्थापन होगा। यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे कॉपर दूर में आ गया है ना, तो यहाँ पे कॉपर का विस्थापन हो रहा है। और ये पीबी जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग सीसा कहते हैं, यह जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है। तो दोस्तों अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है ना कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कम क्रियाशील तत्व कौन है, दोस्तों बी है, यानी कि यहाँ पे Cu है, कॉपर है। तो इसको जो है ना विस्थापित करके क्या कर देता है, दूर हटा देता है। तो यहाँ पे एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या रहा है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर यशद लेपन करते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो दोस्तों जब Zn और HCl का प्रतिक्रिया होता है तो इसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड बनता है, और इसके साथ साथ जो है ना H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का बबल्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का जो है ना बबल्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ Cu यानी कि कॉपर, और बी में दिया हुआ Hg यानी कि पारा, और सी में दिया हुआ Ag यानी कि अर्जेंटम, और डी में दिया हुआ Au। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि ये चारों तत्व में से सबसे अधिक जो है ना अभिक्रियाशील कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉपर जो होगा ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, इसीलिए दोस्तों Hg, Ag और Au की तुलना में कॉपर जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि अधातु कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ Fe जिसे हम लोग फेरम कहेंगे, और ऑप्शन सी में दिया हुआ सी यानी कि कार्बन, और ऑप्शन सी में दिया हुआ Al यानी कि एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ Au यानी कि ओरम। तो दोस्तों यहाँ पे जो अधातु होगा ना कार्बन होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है ना 6 होता है। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है।
देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कैल्शियम यानी कि Ca की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है ना 20 होती है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि सिलिका क्या है। तो दोस्तों सिलिका जो है ना अधातु होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं और ये साइंस का तीसरा मॉडल पेपर है। तो दोस्तों अगर आप इससे पहले पहला और दूसरा मॉडल पेपर को नहीं देखे ना तो इस वीडियो को देखने के बाद दोनों मॉडल पेपर को बारी बारी से जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 27वां प्रश्न क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन अणु में जो है ना 3 सह संयोजक बंधन होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या कर रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है ना Na2CO3 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों CHO क्रियाशील मूलक को जो है ना हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को उसे भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो मॉडल पेपर को जो है ना देख सके अभी से और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो दोस्तों सबसे कठोरतम सबसे हार्ड तत्व कौन है, एलिमेंट कौन है सबसे हार्ड। तो दोस्तों जो सबसे कठोरतम तत्व होता है ना आपका हीरा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये हीरा जो होता है ना दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। और दोस्तों ये हीरा जो होता है ना कार्बन के अप्रूव होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराए अक्रिय तत्व कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन या फिर हीलियम या फिर सोना या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों अक्रिय तत्व जो होगा ना हीलियम होगा। हीलियम एक प्रकार का अक्रिय या फिर निष्क्रिय या फिर नोबल गैस, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है ना परमाणु संख्या है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों आप लोगों को बताया कि हीलियम एक प्रकार का अक्रिय या फिर निष्क्रिय या फिर नोबल गैस है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। तो दोस्तों निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में जो है ना भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, भ्रूण बनता है। दोस्तों निषेचन उसको कहते हैं जब अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होता है, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो दोस्तों कौन जो है ना अवशेषी अंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कर्ण पल्लों की पेशियां, और ऑप्शन बी है पुच्छ कशेरुकाय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निषेचक पटल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो अवशेषी अंग है ना कर्ण पल्लों की पेशियां भी है, पुच्छ कशेरुकाय भी है और ऑप्शन सी है निषेचक पटल भी है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कराए कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो दोस्तों एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से जो निर्माण होता है ना प्रथम पोषी स्तर का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना क्या है, रक्त है या फिर श्वेत ग्रंथि या फिर वृक्क है या फिर अग्नाशय है। तो दोस्तों मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी जो अंग है ना वृक्क है यानी कि किडनी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि किसमें जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है ना कॉकरोच में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक 40वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो है ना मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति होती है ना एंडोडर्म प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। दोस्तों मनुष्य वीर्य तंत्र का भाग है जो संबंधित उत्सर्जन से है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया अपघटन या फिर प्रकाश संश्लेषण या फिर किण्वन या फिर उत्सर्जन। तो दोस्तों दही के जमने में जो है ना किण्वन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक एक प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को नोट्स करके उसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव मादा में निषेचित होता है। तो दोस्तों मानव मादा में निषेचित जो है ना कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए में आपका देखो गर्भाशय में या फिर अंडाशय में या फिर योनि में, और ऑप्शन डी है फिलोपियन नलिका में। तो दोस्तों मानव मादा में निषेचित जो है ना फिलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों फिलोपियन नलिका, अंडाशय, योनि और गर्भाशय ये सभी जो होते हैं ना मानव जनन तंत्र का भाग होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराए कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। दोस्तों किसमें जो है ना मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। दोस्तों हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि किसमें जो है ना अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए में आपका जो अमीबा में या फिर ईस्ट में या फिर प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी है लेशमानिया में। तो दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है ना ईस्ट में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज के मॉडल पेपर का लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या करा है कि प्राककोश में होते हैं। तो दोस्तों प्राककोश में जो है ना प्राक्कण होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 48 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखिए, और ये जो है ना मॉडल पेपर का तीसरा वीडियो। इससे पहले आप पढ़ा और दूसरा वीडियो को नहीं देखिए ना वो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या करा है कि होमवर्क प्रश्न है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका धारा या फिर आवेश या फिर विभव या फिर विद्युत शक्ति। दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आप लोग ये भी बताइएगा कि 48 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में जो है ना इसका आंसर जरूर बताइएगा कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, धारा या फिर आवेश या फिर विभव या फिर विद्युत शक्ति। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो भी साथी आपकी मैट्रिक और परीक्षा इस बार देने वाले हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।